स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो अभी तक डिस्कशन किया उसमें एंगुलर वेरिएबल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था एज v इक्वल टू ओमेगा आर। और बच्चों, अब हम लोग एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप नोटिस कर रहे हैं, लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि इसकी हेल्प से हमारे सर्कुलर मोशन के आगे जो हम लोग डायनामिक्स पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन की, उसके काफी कॉन्सेप्ट्स यहां से हमें क्लियर होते हैं। बिल्कुल सर। बच्चों, जैसा कि हम लोग ये रिलेशन पढ़ चुके हैं, वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है वेलोसिटी और ये लिखा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम लोग इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कि वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें रिस्पेक्टिवली लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, और उसी के बीच में हमको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। बिल्कुल सर। तो बच्चों, जैसा कि लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा dv बाई dt, और ये है ओमेगा क्रॉस आर, इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सर, यहाँ पर एक छोटा सा डाउट आता है कई बार बच्चों को कि इस बार आपने ओमेगा क्रॉस आर के अंदर आर को भी डिफरेंशिएशन के अंदर लिखा है। बिल्कुल। और जबकि जनरली अपन उसको आर को बाहर ले लेते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों कि आर को अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं? हाँ, देखिए बच्चों, सर ने एक ऐसा डाउट पूछा है जो जनरली बच्चों के दिमाग में आता है कि हम लोग आर, यानी कि यहाँ पर जो वेक्टर आर दिया है, इसको डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों, बहुत सिंपल सा एक बात है कि अगर मानकर चलिए पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन में अगर अलग अलग पॉइंट्स पर उसका रेडियस वेक्टर मार्क किया जाए, तो आप नोटिस करते हैं, जैसा सर ने आपको सिखाया, कि रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम रहेगा, बट उसकी डायरेक्शन लगातार वेरी करती है। और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आर के ऊपर वेक्टर लगा है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी कंसीडर की जा रही है, और अगर डायरेक्शन भी अकेली बदल रही है आर की, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी कैसी हो गई? वेरिएबल। और अगर ये वेरिएबल है तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों कि ओमेगा क्रॉस आर का टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये लिखा है dv बाई dt। अब देखिए, एक का डिफरेंशिएशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल में, और दूसरे को बाहर रखते हैं, फिर प्लस का साइन, फिर जिसको बाहर रखा उसको डिफरेंशिएशन करेंगे, और पहले वाले को हम लोग बाहर रख देते हैं। तो इसको कैसे बोलते हैं? फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। एक का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे को बाहर रखो, और अगली बारी में दूसरे का डिफरेंशिएशन करके पहली को बाहर रख दो। तो बच्चों, इस रिलेशन में dv बाई dt नोन एज एक्सेलरेशन। बिल्कुल। बच्चों, d ओमेगा बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। r को बाहर रखा था, तो बच्चों ये हो गया r। सिमिलरली ये ओमेगा, और dr बाई dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेक्टर v। बिल्कुल। तो बच्चों, अब आप नोटिस कर रहे हैं कि इस एक्सेलरेशन के लिए यहां पर जो टर्म आ रही है, इस टर्म में हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि एक ये आ रही है, फिर प्लस का साइन, और ये दूसरी टर्म आ रही है। बच्चों, आप जानते हैं, हम लोग इतना अच्छा ये चीज पढ़े हुए हैं कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब अल्फा क्रॉस आर और ओमेगा क्रॉस वी, इनका जो नेचर है वो एग्जैक्टली सेम रहा होगा। दैट्स व्हाई आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, और इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर रिजल्ट की फॉर्म में एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों भी कहीं ना कहीं एक्सेलरेशंस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये दोनों कौन से एक्सेलरेशन है, इन पर बात करते हैं। बच्चों, अल्फा क्रॉस आर को हम लोग कंबाइनली फॉर्म में क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ओमेगा क्रॉस वी को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अल्फा क्रॉस आर को क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ओमेगा क्रॉस वी को हम लोग AC यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। बच्चों, AT और AC को हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ इनके नाम रखे हैं कि अल्फा क्रॉस आर नोन एज टेंजेंशियल एंड ओमेगा क्रॉस वी नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि AT and A centripetal are the two component of net linear acceleration। तो बच्चों, ये हो गया हमारे लिए नेट एक्सेलरेशन, नेट लीनियर एक्सेलरेशन। और ये किस किस से मिलके बना है? दो कंपोनेंट्स के वेक्टर सम से, यानी कि AT प्लस AC। और बच्चों, हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि AT और AC हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं वो हम लोग आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे, बट फिलहाल हम लोग सिर्फ एक बेसिक प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। बच्चों, आपको पता है कि ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रूट ऑफ AT का स्क्वायर प्लस A सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। जब भी आपसे पूछा जाए कि नेट एक्सेलरेशन निकालिए, तो नेट एक्सेलरेशन आपको इस तरह से निकालना है ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन। हो सकता है कि ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन ये दोनों एक्सेलरेशंस वहां पे प्रेजेंट हो, तो उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों, ये दोनों क्या मीनिंग रखते हैं वो हम लोग अभी आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करने जा रहे हैं।
बच्चों नेक्स्ट जो सर ने बोला कि आने वाली स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहला पार्ट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको रिप्रेजेंट करा था AT से। तो बच्चों ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है होता क्या है उसको बस समझते हैं। बच्चों टेंजेंशियल, क्या नाम में टेंजेंट आ रहा है, इसका मतलब ऐसा एक्सेलरेशन जो अलोंग द टेंजेंट लगता है। अब बच्चों अलोंग द टेंजेंट मतलब कहीं ना कहीं वो वेलोसिटी वेक्टर के साथ में लग रहा है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी वेक्टर भी टेंजेंशियल ही होता है। अगर इसका ये मतलब हुआ तो अपन ये कह सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या तो वेलोसिटी वेक्टर के साथ एंगल 0 डिग्री बना सकता है या फिर एंगल 180 डिग्री बना सकता है, यानी कि वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल भी हो सकता है। बिल्कुल सर। तो क्या अपन यहाँ कह सकते हैं कि अगर ये वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल हुआ, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हुए, तो बच्चा आप जानते हो वेलोसिटी वेक्टर इधर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इधर, तो क्या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहाँ पर स्पीड बढ़ेगी, मतलब स्पीडिंग हो रही है यहाँ पर, और कह सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन है। और बच्चों अगर मैं उल्टा बोले कि वेलोसिटी वेक्टर इधर और AT वेक्टर इधर, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री पर है, तो क्या एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, मतलब स्पीड कम होगी, मतलब रिटार्डिंग मोशन जैसा काम हो रहा है। तो बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से यहां पर आप क्या समझें कि जो अपना वेलोसिटी वेक्टर है उस वेलोसिटी वेक्टर को चेंज करने का काम कौन करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ, अपन ये पढ़ सकते हैं, its magnitude is the rate of change of speed of the particle। बच्चों जैसे वर्ड बोला स्पीड, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी का अपन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो अपन ने कुछ देर पहले बोला एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डिंग मोशन, इसका मतलब स्पीड या तो बढ़ रही है या फिर स्पीड कम हो रही है, मतलब स्पीड का चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सिंपल सा मतलब ये है। और अपन ऐसा ही बोल सकते हैं एज AT वेक्टर, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ V वेक्टर और अपोजिट टू V वेक्टर। So it is responsible for change in speed of the particle। या तो स्पीड बढ़ाएगा या फिर स्पीड कम करेगा। सपोज AT 0 है तो क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। जैसा सर आपने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एग्जैक्ट टाइम, मतलब अगर AT 0 है तो स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब बच्चों ये जो मॉड V होगा वो कांस्टेंट होगा, और मॉड V का मतलब ही क्या है, स्पीड है। तभी बच्चों आंसर क्या आ सकता है, 0। तो यहां पर लिखा है इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड then tangential acceleration is 0। अब बच्चों जैसा सर ने ड्राइव किया था, AT का फॉर्मूला क्या आया था, AT इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। अब बच्चों यहां पर भी वापस क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। क्या अपन ने सीखा था कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रखो, फॉर राइट हैंड थंब रूल। फिंगर्स और थंब एक दूसरे क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स रखो, सेकंड वेक्टर की तरफ उसको कर्ल करो, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो AT का डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो बच्चों यहां पर वही करके देखते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो अल्फा कहां पर है, ऊपर। जैसा सर ने बताया था अल्फा या तो ओमेगा के अलोंग होगा या उसके अपोजिट होगा। अब बच्चों मान लेते हैं अल्फा भी कहां पर है, ऊपर है, और यहां पर ये R वेक्टर है। तो बच्चों अगर मैं वापस यहीं पर ध्यान देना तो सबसे पहला वेक्टर है अल्फा। अल्फा की डायरेक्शन मैंने फिंगर्स रख दी, और ध्यान रखना दोनों 90 डिग्री रखें। अब मैं इस अल्फा की डायरेक्शन की तरफ से कर्ल कर रहा हूं R की तरफ। तो बताओ R किधर है, क्या R इधर दिख रहा है आप लोगों को? तो यहां से मैं कर्ल करता जा रहा हूं। बताओ कर्ल करने के बाद जो मेरा थंब का डायरेक्शन है वो क्या AT का डायरेक्शन बता रहा है। इसका मतलब मेरा AT का डायरेक्शन अलोंग V वेक्टर आ रहा है। बिल्कुल, इसका मतलब ये AT का डायरेक्शन हो गया। इसका मतलब यहां पर V के डायरेक्शन में ही AT है, इसका मतलब यहां पर स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड इंक्रीज मतलब धीरे धीरे जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। और सर अगर यहां पर ये स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मोशन है वो इस बार यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है। हाँ, इसको हम लोग सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। स्पीड अगर लगातार वेरी कर रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म। बिल्कुल सर। सब बच्चे यहाँ पर एक जनरली एक क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इस एग्जांपल में तो अल्फा क्रॉस R की डायरेक्शन अलोंग द VI, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन V के अलोंग। बिल्कुल सर। क्या ऐसा कोई एग्जांपल है जिसमें ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन V के अपोजिट आ जाए? सर ने बहुत अच्छी बात पूछी कि V के अपोजिट कब आएगा। तो बच्चों इसी के अंदर अपन कोशिश करते हैं वो चीज क्लियर करने की। ध्यान दीजिएगा, अब मैं मान लेता हूं कि थोड़ी देर के लिए ये अल्फा इधर नहीं है, अल्फा अब लग रहा है नीचे की तरफ। तो अगर बच्चों इसको मैंने अल्फा मान लिया, ठीक है, अगर ये अल्फा नीचे है और R वेक्टर अभी भी इधर ही है, तो अब चेक करते हैं कि इससे आंसर क्या आएगा। तो वापस वही तरीका, अल्फा की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स और R की डायरेक्शन में कर्ल। तो बच्चों क्या मेरा हाथ ऐसा रखना होगा? अगर मैंने अपना हाथ ऐसा रखा अलोंग दी अल्फा, तो ध्यान दीजिएगा अल्फा इधर
और मैं कर्ल कर रहा हूं किसकी तरफ, आर की तरफ। तो जो मेरा ये थंब है, ये थंब का आ रहा है बाहर, वी के अपोजिट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो मेरा 80 होगा वो 80 इधर होगा, जस्ट अपोजिट द वी। इसका मतलब यहां पर स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो बच्चों अगर आप मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछूं, 80 क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए। एग्जैक्टली, मतलब स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, 80। तो 80 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड। तो स्टूडेंट्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिस्कस करने के बाद अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर हम लोग अभी डिस्कस किया, तो उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच इज डिनोटेड बाय एसीपी वेक्टर। बच्चों इसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। जैसा सर ने आपको बताया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर एग्जिस्टिंग है तो वो स्पीड को वेरी करेगा, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है तो स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ स्पीड बदल सकता है, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, जिसकी इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी क्या, ओमेगा क्रॉस वी। बिल्कुल बच्चों मानकर चलिए कि एक सर्कुलर पाथ है जिस पर पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। बच्चों हम लोग थोड़ी सी अब डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल, बच्चों सेंट्रीपिटल सिर्फ एक शब्द है जिसका मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसा वो कोई भी एक्सेलरेशन जो टुवर्ड्स द सेंटर हो, ऐसा कोई भी एक्सेलरेशन जो टुवर्ड्स द सेंटर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। तो बच्चों हम लोग ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ ओमेगा क्रॉस वी जो सेंट्रीपिटल या जो एक्सेलरेशन आएगा वो टुवर्ड द सेंटर कैसे आएगा। मानकर चलिए बच्चों कि ये हमारे पास एक्सिस है, ये इस तरह से जिसमें आपको ओमेगा की डायरेक्शन शो की गई है, ये हमारे पास एक्सिस है और पार्टिकल इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों इसके अगर ये चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं लाइक दिस, ऐसे, तो इस समय अगर मैं इस इंस्टेंट पर बात करूं तो इमेजिन कीजिए इस इंस्टेंट पर अगर हम लोग अपने हाथ को रोकें तो वेलोसिटी कहां होगी, अंदर। बिल्कुल। तो बच्चों वेलोसिटी अगर इनवर्ड है तो उसको मैंने क्रॉस से शो कर दिया, ये हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है क्योंकि वो इनवर्ड है, तो ये हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन मार्क कर दी। तो बच्चों अगर मैं ओमेगा को नाम दे दूं के कैप, है ना, अगर हम लोग XY प्लेन में पार्टिकल को चलाएं, किस में चलाएं, XY प्लेन में, ये XY प्लेन में पार्टिकल चल रहा है। इस इंस्टेंट पर अगर मैंने पार्टिकल को इमेजिन किया तो यहां सेंटर से यहां तक ये हो गया वेक्टर R। वेक्टर R की डायरेक्शन को बच्चों मैंने आई कैप में कंसीडर कर लिया है। वेलोसिटी कहां है बच्चों, इनवर्ड्स। वेलोसिटी कहां है, इनवर्ड्स, और वेलोसिटी को मैंने जे कैप में कंसीडर कर लिया है और ओमेगा को किस में कंसीडर कर लिया है, के कैप में। बच्चों मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये जो सर्कुलर मोशन है वो मैंने XY प्लेन में कंसीडर किया है, ये X, ये Y और ऊपर की तरफ क्या मान लिया हमने, Z। तो बच्चों R वेक्टर हो गया X की डायरेक्शन में, Y हो गया कहां पे, वेलोसिटी वेक्टर, और ओमेगा क्या हो गया, K वेक्टर, आई मीन Z एक्सिस। तो बच्चों अब हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है, ओमेगा क्रॉस V। बच्चों जैसा हम लोग जानते हैं, क्या V को हम लोग ओमेगा क्रॉस R लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। तो बच्चों अगर हम लोग इसको ओमेगा क्रॉस R लिखते हैं तो अब यहां से हम लोग अपनी डायरेक्शंस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए। बच्चों ओमेगा की डायरेक्शन मैंने क्या लिखी है, के कैप। इसी तरह से ओमेगा की डायरेक्शन वापस से के कैप, और वेक्टर R की डायरेक्शन बच्चों ऑब्जर्व कीजिए क्या लिखा हुआ है, आई कैप। बच्चों मुझे इसकी डायरेक्शंस कैलकुलेट करना है कि सेंट्रीपिटल की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। बच्चों के क्रॉस आई क्या जे कैप होता है? बिल्कुल सर। तो अगर इसको मैं जे कैप लिख दूं तो अपने पास जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो होगी के क्रॉस जे, और बच्चों के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई कैप। तो बच्चों के क्रॉस जे को हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई कैप। बच्चों के क्रॉस जे अगर माइनस आई कैप है तो नोटिस कीजिए इस समय पार्टिकल यहां था, बिल्कुल, और अगर उस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन माइनस आई कैप आई है तो बच्चों सेंटर से आगे की तरफ हो गया आई कैप प्लस आई कैप, पीछे की तरफ ये क्या होगा, माइनस आई कैप। ये किसकी डायरेक्शन आई है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो बच्चों आपने नोटिस किया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड द सेंटर आ रहा है, और टुवर्ड द सेंटर है, दैट्स व्हाई उसका नाम ही सेंट्रीपिटल पड़ा है। और बच्चों अगर हम लोग इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चेक करें तो वेलोसिटी कहां थी, इनवर्ड्स, ये वेलोसिटी इनवर्ड थी, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कुछ आया टुवर्ड द सेंटर। बच्चों नोटिस कीजिए वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। वेलोसिटी थी इनवर्ड और ये था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और हमेशा ध्यान रखिए जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन की डायरेक्शन बदलने के लिए। बिल्कुल सर। Whenever the acceleration is perpendicular to the direction of velocity,
देन वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, डायरेक्शन बदलने के लिए। अब बच्चों सोच के देखिए, सर्कुलर मोशन में क्या ज्यादा जरूरी है, स्पीड बदलना या डायरेक्शन बदलना? डायरेक्शन बदलना। ऑब्वियस बात है, क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने वाला कौन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, बट यस टेंजेंशियल के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल है, क्योंकि टेंजेंशियल नहीं होगा तो सिर्फ स्पीड कांस्टेंट रहेगी, पर अगर सेंट्रीपिटल नहीं होगा तो डायरेक्शन नहीं बदलेगी, और डायरेक्शन नहीं बदलेगी तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या मैं इसको एसेंशियल एक्सेलरेशन बोल सकता हूं, क्योंकि इसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा। अब बच्चों अगर हम लोग इसकी बात करें तो लिखा हुआ है आगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एट ईच पॉइंट, देयरफॉर इट इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और बच्चों इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाले तो ऑब्जर्व कीजिए, एसीपी इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा वी। बच्चों ओमेगा वी, अगर मैं यहां पर ओमेगा वी में वी की वैल्यू ओमेगा आर रख दूं, दैट इज ऊपर जैसा लिखा हुआ है, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। बिल्कुल। और इसी तरह से ओमेगा को अगर वी बाय आर लिख दे बच्चों, हम लोग ओमेगा को क्या लिख दें, वी बाय आर, तो वी बाय आर इंटू वी क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर। बच्चों सबसे ज्यादा हम लोग ये वाली टर्म यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये यूज में नहीं आएगी, बट जैसा मैंने बोला कि मैक्सिमम टाइम हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हमारे मुंह से जनरली ये निकलता है वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर बाय आर याद रख लीजिए, या ओमेगा स्क्वायर आर याद रख लीजिए, या ओमेगा वी, हम लोग आप जल्दी से उसको कन्वर्ट करके कोई भी डिजायर्ड इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो बच्चों जैसा सर ने आपको अभी पढ़ाया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक अपन पढ़ चुके थे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब बच्चों हम दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था, सर ने एक इक्वेशन ड्राइव करी थी। सर ने लिखा था ए वेक्टर, जो यहाँ पर लिखी हुई है एटी वेक्टर प्लस एसीपी वेक्टर, इसका नेट एक्सेलरेशन दो एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बच्चों आपने दोनों के इंडिविजुअल फॉर्मूले पढ़ लिए। अब क्यों ना उनको डायग्राम पे देखें। तो बच्चों अगर ये कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पर कोई सेंटर है, तो बच्चों अपने क्या सीखा था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या तो वेलोसिटी के अलोंग होगा या वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट होगा। तो बच्चों मान लेते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अभी ऊपर की साइड है, हो सकता है वेलोसिटी इसके अलोंग हो सकता है वेलोसिटी इसके अपोजिट हो, पर क्या होगा तो अलोंग द टेंजेंट ही। बिल्कुल इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में अलोंग द टेंजेंट मार्क कर दिया। बच्चों दूसरी बात, सर ने क्या बोला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा। अगर बच्चों टुवर्ड्स द सेंटर होगा तो क्या अपोजिट टू रेडियस वेक्टर होगा? अगर बच्चों अपोजिट टू रेडियस वेक्टर है तो रेडियस के अलोंग मैंने बना दिया, पर डायरेक्शन कैसा था, अपोजिट। तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा सर्कल में एक दूसरे से कितने एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पर। इसका रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री पर है, तो AC आ गया R पे और AT आ गया टेंजेंट पर, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन गया बच्चों, 90 डिग्री। अगर ये दोनों वेक्टर्स का मैं रिजल्टेंट निकालता हूं, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालता हूं, तो उसी को तो अपन क्या कहते हैं, नेट एक्सेलरेशन। तो बच्चों इसलिए लिखा नेट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू AT प्लस ACP, और वहां पर ये लाइन भी लिखी हुई थी, AT एंड ACP आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ नेट एक्सेलरेशन। और बच्चों रेक्टेंगुलर बोलते हैं इसका, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब बच्चों अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आप जानते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ AT का स्क्वायर प्लस ACP का स्क्वायर, मतलब एक कंपोनेंट का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और टोटल अंडर रूट लेंगे तो क्या मिल जाएगा, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। अब बच्चों जैसा अपने इनकी वैल्यूज पढ़ी है, तो अपने क्या देखा, AT इक्वल टू क्या था, अल्फा आर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो हो गया अल्फा आर। ACP सर ने तीन फॉर्मूले आपको बताए, उन तीनों में सर ने बोला मोस्टली अपने को काम आता है वी स्क्वायर बाय आर, तो अपन ने वही लिख दिया वी स्क्वायर बाय आर, उसका भी होल स्क्वायर। तो बच्चों ये पूरा बन गया नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। अब बच्चों बहुत बार अपने से मान ले पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द एंगल थीटा बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये जो थीटा है इसको निकालने का आसान सा वही तरीका, अगर आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर इस पर्टिकुलर AC वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देता हूं। अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां पहुंचा देता हूं, तो बच्चों आप देख सकते हो tan थीटा is equals to perpendicular upon base, तो tan theta is equals to ACP upon AT। बच्चों ये इसको कभी ACP भी लिख सकते हैं तो इसको AC भी लिख सकते हैं, ऐसा कंफ्यूज मत होना, both have same meaning, that is centripetal acceleration। तो स्टूडेंट्स नेट एक्सेलरेशन डिस्कस करने के बाद आइए अब डिस्कस करते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस को। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है और क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम लोग रीड करें। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4।
बच्चों सबसे पहली चीज अल्फा की वैल्यू हमको दी गई है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और बच्चों क्वेश्चन में लिखा है ये कांस्टेंट है। तो बच्चों एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाते हैं, बिल्कुल, किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। और एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब भी हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाते हैं एंगुलर फॉर्म में। मतलब यहाँ कांस्टेंट देखते ही पहली चीज क्लिक हो गई कि हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। आगे लिखा है ऑन अ सर्कुलर पाथ एट टाइम t इक्वल टू 0 पार्टिकल वाज एट रेस्ट। बच्चों पार्टिकल रेस्ट पे था तो उसका इनिशियल ओमेगा कितना था, 0 रेडियन पर सेकेंड। आगे लिखा हुआ है देन फाइंड द टाइम एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल। बच्चों हमें जो क्वेश्चन में निकालना है, उन्होंने बोला कितने टाइम बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा किसके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर। बच्चों हमें अल्फा ओमेगा नॉट और हमें पूछा गया कितने टाइम बाद, लेट अस कंसीडर आफ्टर टाइम t सेकंड, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। बच्चों रेस्ट से स्टार्ट हुआ, अल्फा कुछ ना कुछ है, तो t सेकंड बाद जब ये दोनों बराबर होंगे तो क्या t सेकंड बाद पार्टिकल ने कुछ ना कुछ ओमेगा गेन कर लिया होगा? बिल्कुल सर, क्योंकि रेस्ट से मोशन में आया है तो डेफिनेटली उसका ओमेगा अब लगातार बढ़ रहा होगा क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। तो हमने बोला कि लेट अस कंसीडर आफ्टर t सेकंड ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो t सेकंड बाद इनमें कोई ना कोई तो ओमेगा गेन कर ही लिया होगा। तो क्या बच्चों हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके t सेकंड बाद फाइनल ओमेगा निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, फर्स्ट इक्वेशन, बिल्कुल फर्स्ट इक्वेशन, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। ओमेगा हमें निकालना है, इनिशियल ये 0 था बच्चों, इसको हमने कैंसिल कर दिया, अल्फा की वैल्यू 4 और टाइम हमको कितना दिया गया है, t। तो मान लेते हैं कि आफ्टर t सेकंड जब ये दोनों बराबर होंगे तो हमें वहां पर ओमेगा की वैल्यू क्या प्लेस करनी है, 4t। बिल्कुल बच्चों क्या at की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होती है, अल्फा। बिल्कुल सर, और a सेंट्रीपिटल या तो v स्क्वायर बाय r या फिर ओमेगा स्क्वायर r। क्या बच्चों हमको ओमेगा पता है, और अगर हमें ओमेगा पता है तो हमें वहां क्या रख देना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर r। तो बच्चों ए टेंजेंशियल हो गया अल्फा आर और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। ऑब्जर्व कीजिए, अल्फा आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू प्लेस करनी है। बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, और ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली, 4t। तो बच्चों 4t का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16t स्क्वायर। तो बच्चों 16t स्क्वायर हमने लिख दिया। अब बच्चों यहाँ से अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4/16, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4, और बच्चों स्क्वायर को शिफ्ट करके इधर अगर रूट लगाएंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि t इक्वल टू हाफ सेकेंड बाद ऐसा इंस्टेंट आएगा जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सर। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन xy प्लेन। सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट ओरिजिन व्हेन इट पासेस थ्रू पॉइंट 3,4 मीटर, its y component of its velocity is positive. Then find radius of the circle. Second, write velocity and acceleration vector at point 3,4. तो बच्चों सबसे पहले बात समझना, यहाँ पर लिखा हुआ एक तो टर्म कांस्टेंट स्पीड, इसको सुनते ही क्या याद आता है, कौन सा एक्सेलरेशन, 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 हो गया। तो बच्चों अपने को इतनी बात मालूम पड़ गई, इसके थ्रू मुझे मालूम पड़ गया at की वैल्यू 0 है। मतलब सर यहाँ पे जब उन्होंने एक्सेलरेशन पूछा तो हमें सिर्फ सेंटीमीटर निकालना, एग्जैक्टली सर। अब बच्चों नेक्स्ट बात है, क्या 3,4 अगर ढंग से आप इस डायग्राम को देखें तो क्या सेंटर ओरिजिन पर है जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है, 0,0। बिल्कुल सर, XY प्लेन में है। तो बच्चों ये x एक्सिस मान लेते हैं और ये y एक्सिस। बच्चों 3,4 पर उसके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, y कंपोनेंट, एग्जैक्टली। तो बच्चों यहां पर अगर ढंग से देखें तो अगर मान लेता हूं ये 3,4 है, तो अगर आप ढंग से इसकी वेलोसिटी का वेक्टर देखें तो ये वेलोसिटी का वेक्टर आएगा। इस वेलोसिटी वेक्टर का अगर मैं y कंपोनेंट करता हूं तो क्या y कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में आएगा और x कंपोनेंट इधर आएगा। तो बच्चों 100% आप देख सकते हो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो अगर ये v है तो ये vy होगा और ये vx होगा। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये हिंट हमें जो दी है y कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, वो ये सिर्फ ये समझा रही है कि इस इंस्टेंट पर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज होता तो वो नीचे होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% सर। तो अगर पार्टिकल बच्चों नीचे जा रहा होता है कंपोनेंट कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। x के अंदर अगर मान लो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होता तो एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट नीचे होता, y नेगेटिव तो y नेगेटिव हो जाता और x पॉजिटिव हो जाता। तो बच्चों यहां से क्या मालूम पड़ा, पार्टिकल कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे सर ने बोला। अब बच्चों यहां से अपन एक और बात कह देते हैं
कि अगर मेरे पास ये सारी चीजें आ गई हैं तो अब ध्यान दीजिएगा, मेरे को निकालना है सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल। बच्चों रेडियस ऑफ सर्कल के लिए अपना काम सिर्फ कोऑर्डिनेट से हो जाएगा। ढंग से देखना कैसे, क्या ये वाला कोऑर्डिनेट था 3,4। बच्चों अगर मैं यहां पर इसके लिए एक लाइन बनाऊं, ये हो गया अपना रेडियस, और वापस यहां से ढंग से देखें तो ओरिजिन से 3, इसका एक्स एक्सिस पर 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां से कह सकता हूं मैं ये 3 मीटर हो गया। और सिमिलरली एक्स एक्सिस के ऊपर कितना है 4, बिकॉज का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4। तो बच्चों विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से आर इज द हाइपोटेन्यूज, और यहां पर एक किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, दूसरे को बेस मान के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर, तो आर लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया √25 विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर। बच्चों अपने पास पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया रेडियस का। अब सेकंड पार्ट है राइट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर एट पॉइंट 3,4। बच्चों वेलोसिटी वेक्टर मुझे मालूम है v की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों मुझे vx और vy दोनों चाहिए, तो क्यों ना इसी चीज को मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। तो बच्चों नेक्स्ट पेज पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने मान लिया कि वही पॉइंट जो अपने पहले कंसीडर करा था। अब बच्चों से मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहा हूं, क्या ये अपना 5 मीटर पर सेकेंड का। और बच्चों यहां से जो ये एंगल है, इस एंगल को मैं निकाल सकता हूं कैसे, क्या कुछ देर पहले अपन ने देखा था कि ये वाले जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये 4 था, ये वाला 3 था। बच्चों मान लेते हैं ये थीटा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन 4 और बेस कौन 3, तो आई कैन से tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, और ये कब होता है जब थीटा होता है 53 डिग्री। तो बच्चों थीटा आ गया 53 डिग्री। अगर आप ढंग से देखें तो मैं इसके वर्टिकल एंगल को कैसे मार्क कर रहा हूं। बच्चों इसके लिए मैंने मान लिया कि यहां पर ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा। सिमिलरली ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल वापस थीटा हो जाएगा। सर इसको मार्क कर दे, इसको मार्क कर दे, दोनों से अपन कंपोनेंट लिख सकते हैं। तो बच्चों ये भी थीटा हो गया, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये अपना कितना है 53 डिग्री। बच्चों मुझे अब इसके कंपोनेंट्स लिखते हैं, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 5 cos थीटा एंड थीटा इज 53 डिग्री जे कैप। तो जे कैप बिल्कुल सर, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं cos 53 दैट इज 3/5। तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली बच्चों एक्स डायरेक्शन में 5 sin थीटा और थीटा इज 53 डिग्री। तो बच्चों यहां से कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप। तो बच्चों मेरे पास दो कंपोनेंट आ गए, ये तो हो गया Vy और ये हो गया अपने पास Vx। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं V वेक्टर इज इक्वल्स टू Vx प्लस Vy। बच्चों Vx आया अपना -4i कैप एंड Vy आया अपने पास 3j कैप और मीटर पर सेकेंड में सब कुछ है। तो बच्चों अपने पास V वेक्टर आ गया। अब नेक्स्ट पूछा है एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना। बच्चों यहां पर अपने क्या डिस्कस किया था कि AT की वैल्यू 0 है। अगर AT 0 है तो अपने पास सिर्फ क्या बचा है AC, इसका मतलब जो A नेट है वो ACP के बराबर है। अगर बच्चों ACP के बराबर है तो आपको सर ने बताया था ACP इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। अब बच्चों इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट वो सेंटर की तरफ है और सेंटर की तरफ है तो वापस उसके अपने को कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। तो कैसे कंपोनेंट्स लेंगे ध्यान दीजिएगा, क्या यहां पर अगर अपन उसको लिखें तो ढंग से देखना बच्चों, मैं वापस इसी चीज को मार्क कर रहा हूं, ये वो पॉइंट और इस पॉइंट पर मेरा जो ACP है वो सेंटर की तरफ है। बिल्कुल सर। और बच्चों ये एंगल वापस कितना आएगा थीटा दैट इज 53 डिग्री। तो बच्चों ये अपना ACP वेक्टर हो गया और ACP हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी क्या लिख सकता हूं V²/r मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया ACP V²/r। तो बच्चों यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं V², क्या V की वैल्यू 5 थी, 5 का स्क्वायर 25 और R, क्या R भी 5 ही आया था, इसका मतलब सॉल्व करने पाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ACP का मैग्नीट्यूड मुझे 5 मिल गया। ये थीटा, इसे कंपोनेंट्स कर देते हैं, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट नीचे। ये थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा ऑल्टरनेट एंगल हो गए। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं ACP वेक्टर इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान दीजिएगा एक कंपोनेंट है माइनस आई कैप की तरफ, तो क्या लिखूंगा उसको मैं 5, ACP की वैल्यू बच्चों 5 थी, ये वाली वैल्यू 5 थी, 5 cos थीटा cos 53 माइनस आई कैप प्लस क्या एक 5 का कंपोनेंट नीचे जा रहा है बच्चों, तो ये एंगल क्या बनेगा 90 माइनस थीटा या फिर सोचते हो 5 sin थीटा माइनस जे कैप।
तो 5 sin 53 माइनस जे कैप। तो बच्चों ये बस ये दो वैल्यूज आ गई है और साथ में इसको सॉल्व कर लेते हैं। cos 53 3/5 तो यहां से बच गया बच्चों -3 i कैप और sin 53 4/5 तो यहां से बच गया -4 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका डिजायर्ड आंसर है। Students, our next question is, a particle moves in a circle of radius 2 centimeter. Speed is v equal to 4t सेंटीमीटर पर सेकंड। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्पीड टाइम डिपेंडेंट है, तो सबसे पहले बच्चों अगर स्पीड को हम लोग नोटिस करें कि अगर ये टाइम डिपेंडेंट है तो क्या अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे स्पीड की वैल्यू अलग अलग होगी? बिल्कुल सर। t इक्वल टू 0 पे अलग, t इक्वल टू 1 पे अलग, t इक्वल टू 2 पे अलग। तो बच्चों सोच के देखिए कि अगर स्पीड टाइम के साथ डेफिनेटली यहां अगर बदल रही है तो वो कौन सा एक्सेलरेशन है जो स्पीड को बदलता है? 80 दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू को देखकर ही पता चल गया कि यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। आगे लिखा हुआ है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। बच्चों सबसे पहली चीज हम लोग अगर वर्डिंग्स को पकड़े तो क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। बच्चों वो कौन सा एक्सेलरेशन है जो स्पीड बदलता है? दैट इज टेंजेंशियल। आपको याद हो सर ने आपको बताया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग लिखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आल्सो नोन एज स्पीड। तो इसको क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद टाइम नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बच्चों जब भी हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली लिखकर दे दिया जाए फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर आपको लिखा हुआ है फाइंड रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, इसका मतलब आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही पूछा जा रहा है, मतलब at हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों at निकालने के लिए जो स्पीड बदलता हो तो हमें क्या करना चाहिए? स्पीड को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना चाहिए। तो बच्चों अगर हम लोग स्पीड की इक्वेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो 4 एक कांस्टेंट है और t का t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। सॉरी यस सर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द आंसर फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बिकॉज़ यूनिट्स आर गिवन इन सीजीएस सिस्टम। बिल्कुल सर। आगे लिखा हुआ है नेट एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। बच्चों नोटिस कीजिए कि अगर सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, और सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा। तो हमें अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए बच्चों तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाय r। बच्चों v स्क्वायर बाय r, और हमें पूछा जा रहा है नेट एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1। तो बच्चों आपने नोटिस किया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब whatever is the instant of time tangential acceleration remains constant। बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाय r। तो बच्चों अगर v की वैल्यू टाइम के साथ अगर बदल रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगातार मैग्नीट्यूड में बदल रहा होगा। तो बच्चों अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में लगातार बदल रहा है तो हमें केवल उसी इंस्टेंट का सेंट्रीपिटल निकालना है जिसमें नेट एक्सेलरेशन पूछा है, दैट इज t इक्वल टू 1। तो बच्चों सबसे पहले t इक्वल टू 1 पे अपन स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों स्पीड एट t इक्वल टू 1, स्पीड एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, क्या आंसर होगा बच्चों? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यही लिख देते हैं बच्चों v इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने क्या किया? t की वैल्यू यहां पर प्लेस कर दी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बच्चों यहां से अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग निकालें तो v स्क्वायर, v कितना है? 4 का स्क्वायर 16 अपॉन रेडियस बच्चों कितनी दी गई है? 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बच्चों हमें दोनों एक्सेलरेशंस की वैल्यू पता चल चुकी है? बिल्कुल सर। और अब हमें क्या निकालना है? नेट एक्सेलरेशन। तो बच्चों नेट एक्सेलरेशन अगर हम लोग निकालें उसका मैग्नीट्यूड तो आप अच्छे से जानते हैं इट इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस a सेंट्रीपिटल स्क्वायर। बिल्कुल बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने निकाला है 4 इसका स्क्वायर और लास्ट में हमने निकाला है 8 इसका स्क्वायर। तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 64 विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 80 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ नेट एक्सेलरेशन। बिल्कुल सर।